जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 4 लेक्चर का आगाज करते हैं। पार्ट बी। क्या हो गया भाई? चाय क्यों नहीं आई इनकी? चाय आ रही है, आ रही है, दिल्ली तक पहुंच गई है। हाँ, अनकरीब आ जाएगी वहां से। कंसेप्ट चैप्टर 15 लास्ट चैप्टर है हमारा नंबरिंग के लिहाज से। चैप्टर 15 दो कंसेप्ट है इसमें। एक कंसेप्ट है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड लॉस और दूसरा कंसेप्ट है हमारा आर्बिट्रेशन। पार्ट बी में हमने स्टडी करना है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें हम स्टडी क्या करेंगे? तीन कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट स्टडी करेंगे हम इंट्रोडक्शन टू मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? फिर ऑफेंस एंड एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, यानी पहले हम समझेंगे मनी लॉन्ड्रिंग क्या चीज है, क्या ये गुड थिंग है या बैड थिंग। फिर हम ये बैड थिंग डेफिनेटली। फिर हम सीखेंगे कि ऑफेंस और एविडेंस कि मनी लॉन्ड्रिंग का क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज अगर आप करते हैं तो उसे मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म माना जाएगा और उस जुर्म के खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएंगे। जुर्म क्या है मनी लॉन्ड्रिंग में, जुर्म क्या है, ऑफेंस जुर्म क्या है, और एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग सबूत कैसे इकट्ठे किए जाएंगे। किस चीज को साबित करना है, किस चीज को साबित नहीं करना, और अगर साबित हो जाता है तो फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव 3 क्या, पनिशमेंट क्या होगी, सजा क्या मिलेगी आपको। तो ये कंसेप्ट आपको आज ये पार्ट बी में हमने क्या डिस्कशन करना है। पहले मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, फिर इसका जुर्म साबित करने के लिए कौन कौन से एविडेंस के किस तरीके से कलेक्ट किया जाएगा, और अगर जुर्म साबित हो जाता है तो उसकी सजा क्या होगी। ये कंसेप्ट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? ठीक, मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन में वो कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब है कि आपने इल्लीगल मनी हासिल की, इल्लीगल तरीके से पैसे हासिल किए। अच्छा, इल्लीगल तरीके से पैसे हासिल किए ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, ये जुर्म तो है, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। इसे बोलते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। क्या कहते हैं? जैसे मुझे बताइए कौन कौन से जुर्म के जरिए से पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। रिश्वत लेके पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, चोरी डकैती करके पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, अगवा बराए तावान के जरिए से पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, चोरी का सामान बेच के पैसे इकट्ठे किए जा, स्मगलिंग करके पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं, चर्स बेच के पैसे इकट्ठे किए जा सकते हैं। शाबाश, ये आप पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये जुर्म तो है। ये इन तरीके से इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, स्मगलिंग में, चोरी में, रिश्वत में, ये जुर्म तो है, लेकिन ये मनी लॉन्ड्रिंग अभी नहीं हुई। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? जुर्म के जरिए से काला धन इकट्ठा किया। सुना हुआ ये लफ्ज काला धन? काला धन इकट्ठा किया और उसको सफेद करने की कोशिश की, ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। क्या पेंट नहीं करते हम यानी ब्लैक मनी, डर्टी मनी इकट्ठा किया और उसको कन्वर्ट किया। कैसे? वाइट मनी, लीगल मनी में, इलीगल मनी, डर्टी मनी को कन्वर्ट करना क्लीन मनी में, ये कहलाता है मनी लॉन्ड्रिंग। जैसे फर्ज कीजिए कि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे अगवा, मेरे अंडर इलाके का, मैं फर्ज कीजिए थाने का SHO हूं, मेरे अंडर एक, फर्ज की मिसाल दे रहा हूं, अंडर एक गैंग काम कर रहा है। उस गैंग को मैंने कहा है बेफिक्र होकर जितनी वारदातें करनी है करो, बस मेरा 30% शेयर होगा। अब गैस कीजिए ये जो मैं पैसे अर्न कर रहा हूं ये ब्लैक मनी है, क्या मैं इसे बैंक में जमा करवा सकता हूं? क्यों नहीं जमा करवा सकता? क्यों? हाँ, क्योंकि वो बैंक में पकड़ा जाऊंगा मैं। भैया आपकी सैलरी तो है चंद हजार और ये करोड़ों रुपया कहां से आ रहा है? तो याद रखिएगा, हाँ, मैं उस ब्लैक मनी को बैंक में जमा नहीं करवा सकता। अगली मजे की बात सुनिए, मैं उस ब्लैक मनी को यूज भी नहीं कर सकता, कैश में रख के भी यूज नहीं कर सकता। क्या? मैं खाने शाने तो खा सकता हूं, लेकिन खाने शाने कितने हजारों रुपए के खा लूंगा रोज के? भाई लाखों रुपए, करोड़ों रुपए के खाने थोड़ी खाए जा सकते हैं। बस कर दे लेक्चर को आगे नहीं कर यानी चाय होनी चाहिए, चाहे जैसे मर्जी हो है।
ना 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 भैया, रिस्क हलाल, ठीक है, इंशाल्लाह रिस्क हलाल, ठीक है, वादा करते हैं मेरे भाई। हाँ जी, अगर कोई भी रिस्क हराम आपको कभी मिला, आपने उसको हाथ नहीं लगाना, मुझे बता देना बस। हम फौरन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को फोन करेंगे, उन्हें कहेंगे। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? अच्छा, अगर मैं उस ब्लैक मनी से चीजें खरीदता भी हूं ना, याद रखें, तो मुझे लोगों को आसपास देख के फैमिली वाले जो हैं वो कहेंगे, ये तो एसएचओ है, इसके पास इतना बड़ा बंगला नहीं, कार कैसे आ गई? कोई ना कोई फैमिली में ऐसा होगा जो आपकी शिकायत लगा देगा, ठीक है। वहां पे सारे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आ जाएंगे, फिर हमारे साथ इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट, हम पकड़े जाएंगे, रेड पड़ जाएगी, शाबाश शाबाश। मूवी शूवी देखनी है आपने इसमें? तो इसका अब याद रखें, मैंने इलीगल सोर्सेज से पैसे जरूर अर्न कर लिए, लेकिन ना मैं वो पैसे बैंक में रख सकता हूं, ना ही इन पैसों को मैं बड़े लेवल पे यूज कर सकता हूं। जब तक तो इसको खर्च करने के लिए मुझे इसको वाइड करना है। अच्छा, वाइड करने के लिए जरूरत पड़ती है कुछ ना कुछ ऐसे लोगों की जो कि इसको वाइड कर सके। याद रखें, इसके लिए कुछ ना कोई अकाउंटेंट, कोई लॉयर, कोई बैंकर जो है, इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे हम परेशान हैं, हमने कहा भाई, हमारा दोस्त आया मिलने के लिए, कहने लगा भाई तुम एसएचओ के परेशान हो, क्या बात है? उसने कहा हाँ मैं एसएचओ के वो भी परेशान हूँ, वजह यह है कि मैंने पैसे तो इकट्ठे कर लिए है, लेकिन इसको खर्च नहीं कर पा रहा, खर्च करूंगा पकड़ा जाऊंगा, लोग कहेंगे तुम्हारे पास पैसे कहाँ से है। उस दोस्त ने मशवरा दिया, उसने कहा ऐसा है कि मेरा एक अकाउंटेंट दोस्त है, हाफ चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो, ठीक है, बस कोड ऑफ एथिक्स वाला पेपर उसने पास नहीं किया, वो टॉपिक नहीं पढ़ा, बाकी उसे सारे गुण आते हैं, उससे मशवरा करो। हम उस अकाउंटेंट के पास गए, किसके पास गए? अकाउंटेंट के पास गए। हमने उसे अपना मसला बताया, भाई इलीगल सोर्सेज से पैसे हासिल कर लिए लेकिन उसको खर्च नहीं कर पा रहे। उसने कहा मसला कोई नहीं, दुबई में हमारा एक जानने वाला है, ऐसा करते हैं बैंक के पास जाते हैं, बैंक के पास तुम्हारा एक स्पेशल अकाउंट खुलवाते हैं। दोनों मिलकर ब्रांच मैनेजर के पास गए, ब्रांच मैनेजर से क्या बोला? ब्रांच मैनेजर से बोला इसका अकाउंट खोलना है। उन्होंने कहा बिल्कुल, ये हमारे इलाके का एसएचओ है, इसका अकाउंट तो जरूर खोलेंगे। हमने कहा नहीं नहीं, उधर कागजों में ये ना लिखना कि एसएचओ है, नाम इसी का होगा, साइन इसी के होंगे, आईडी कार्ड भी इसी का होगा, तुमने ये नहीं लिखना कि ये एसएचओ है, क्योंकि एसएचओ हुआ तो इसके आने हैं करोड़ों रुपए बाहर से। एसएचओ लिखा तो वो कहेंगे बैंक ना सोर्स ऑफ इनकम को अकाउंट एक्टिविटी के साथ मैच करते हैं। अगर लार्ज अमाउंट की ट्रांजैक्शन हो रही हो, जैसे सैलरीड पर्सन के अकाउंट में लाखों की ट्रांजैक्शन, जैसे वो क्या वो रेडी वाला पापड़ी वाला, उसके अकाउंट में अरबों रुपए आ जा रहे हो, तो बैंक की जिम्मेदारी होती है अनयूजुअल या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, कौन सी? अनयूजुअल, लार्ज या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, लार्ज या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तो स्टेट बैंक को, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को रिपोर्ट करना होता है बैंक्स ने। ये सूल याद रखिएगा, बैंक ने अपने सारे अकाउंट होल्डर की, हर ब्रांच वाले ने अपने सारे अकाउंट होल्डर की एक्टिविटीज में नजर रखनी है। जहां किसी अकाउंट होल्डर की एक्टिविटी लार्ज हुई या अनसस्पिशियस हुई, उसको रिपोर्ट करना होता है स्टेट बैंक को। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अगर सैलरी पर्सन लिखा तो ये सस्पिशियस आ जाएगा, तुम ऐसा करो तुम्हारे लिए हर महीने 2 लाख रुपया तुम्हें अलग से मिलता रहेगा। तुमने करना क्या है, बस किसी को बताना नहीं कि एसएचओ का अकाउंट है। हम ये शो करेंगे, इसकी एक आईटी कंपनी है, मैं कंपनी हम रजिस्टर करवा देते हैं, अकाउंटेंट है, कंपनी रजिस्टर करवाना कौन सा मुश्किल काम है, हफ्ते में कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, कंपनी रजिस्टर करवा लेंगे, बाहर से पैसे आएंगे इसके अकाउंट में, ठीक है। आपने बस किसी को बताना नहीं। ब्रांच मैनेजर ने कहा ठीक है जी, पैसे 2 लाख रुपया तो मेरा हर महीने भेज दीजिएगा, बाकी अकाउंट ओपन हो गया। हमने कंपनी स्टार्ट कर ली, ओपन, कंपनी भी ओपन, अकाउंट भी ओपन। अब क्या रह गया काम? पैसे आने हैं। तो हमने देखा एक फिल्म इंडस्ट्री में एक मॉडल थी या था, जो भी फारिग हो, आजकल उसको कोई एड्स वगैरह नहीं मिल रहे। हमने उसे क्या कहा? हमने कहा तुम्हारा काम यह है, हर हफ्ते तुमने दुबई का चक्कर लगाना है, वहां से जाके हमारा एक बंदा उधर बैठा होगा, उसको पैसे देने हैं, ये जो हम तुम्हें देके यहाँ से भेजेंगे, वो हमारे वहां अपने दुबई के बैंक अकाउंट से पैसे हमसे ले लेगा, दुबई के बैंक अकाउंट से हमारे पाकिस्तान के बैंक अकाउंट में पैसे भेज देगा। हम यहाँ पे ये शो करवाएंगे जैसे हमने आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट की है, उसके बदले में ज़र मुबादला के ज़हायर आए हैं। तो गवर्नमेंट माइंड करने की बजाय उल्टा खुश होगी। ये साइकिल चल रहा है, समझ? इसको बोलते हैं इस सारे प्रोसेस को क्या बोलते हैं?
मनी लॉन्ड्रिंग। इस सब में अगर आप नोट करिए एक ही काम हो रहा है, क्या? इलीगल सोर्सेज से पैसे इकट्ठे किए गए हैं, डर्टी मनी को व्हाइट मनी में, क्लीन मनी में कन्वर्ट कर दिया गया है। वो जो रिश्वत के पैसे थे उसे आईटी एक्सपोर्ट सर्विसेज की रिसीट में कन्वर्ट कर दिया गया। पकड़ना मुश्किल है कि नहीं? ये है मनी लॉन्ड्रिंग। प्रोसेस समझ आ गया मनी लॉन्ड्रिंग का क्या है? तो ये कह रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? कन्वर्जन ऑफ इलीगल मनी इनटू लेजिटिमेट मनी, व्हाइट मनी। ठीक है, और ये काम कौन करते हैं भला? ये क्रिमिनल, जैसे वो एसएचओ क्रिमिनल है, इसके अलावा और भी अगवा बराए तामान वाले, ठीक है, चोरी डकैती वाले, और भी बहुत से लोग हैं, वो मंथली जो भत्ता वगैरह लेते हैं, वो ये सारे लोग क्या करते हैं? क्रिमिनल्स हैं, टेररिस्ट हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। और ये अकेले याद रखें, ये जो क्रिमिनल और टेररिस्ट होते हैं ना, इनका दिमाग सिर्फ अपनी इलीगल एक्टिविटी में चलता है, मनी लॉन्ड्रिंग इनको करनी नहीं आती। इनको प्रेडिकेट ऑफेंस करना आता है। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है? वो जुर्म जिससे पैसे इकट्ठे, अगवा बराए तामान के ये एक्सपर्ट होंगे, चोरी करने के एक्सपर्ट होंगे, रिश्वत लेने के एक्सपर्ट होंगे। इन्हें पता होगा रिश्वत हमने अपने ऑफिस में नहीं लेनी, साथ बाहर एजेंट बैठाना है इनको लेकिन इनको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी आती होगी। ये जुर्म करके पैसे इकट्ठे कर लेंगे। जुर्म करके, जिस जुर्म से पैसे इकट्ठे किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रेडिकेट ऑफेंस। उसमें एक्सपर्ट, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में एक्सपर्ट नहीं है। प्रेडिकेट ऑफेंस अलग ऑफेंस है, यानी रिश्वत के जरिए से पैसे लेना है तो रिश्वत अलग जुर्म है, और उसकी मनी लॉन्ड्रिंग करना ये अलग जुर्म है। समझ रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रेडिकेट ऑफेंस की क्या सजा होगी ये पढ़ रहे हैं, कि मनी लॉन्ड्रिंग की क्या सजा होगी ये पढ़ रहे हैं? मनी लॉन्ड्रिंग। इसीलिए मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इन क्राइटेरिया को किसकी जरूरत पड़ती है? प्रोफेशनल्स की, जो लॉयर भी हो सकते हैं, जो अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, जो बैंकर भी हो सकते हैं, एंड इंस्टीट्यूशन यानी बैंक्स की। बहुत से बड़े बड़े बैंक्स जो है हिस्ट्री में ऐसी एग्जांपल है जो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थे। नहीं तो वास्तव कर भाई, नहीं कुछ दूसरे बैंक्स थे। ठीक है, तो ये है डेफिनेट मनी लॉन्ड्रिंग का कंसेप्ट को समझ आया? तो बताइए क्या मनी लॉन्ड्रिंग गुड थिंग है या बैड थिंग है? बैड थिंग है। नहीं, लॉयर्स को साथ मिलाया जाता है कि भैया ऐसा कर, अब ये जो कंपनी बनानी है, आपने नोट किया इसमें कंपनी भी बनाई थी हमने। वो कंपनी किसने, कंपनी बनाने में कौन इन्वॉल्व था भला? लॉयर भूमि तौर पे होते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मनी लॉन्ड्रिंग में क्या रोल है? अच्छा, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना, याद रखे, ये अब सिर्फ पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है, ठीक है, बल्कि पाकिस्तान को तो होता है, उसके और अपने बड़े मसाइल हैं, लेकिन पूरी दुनिया का कंसर्न है कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से दुनिया में टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से टेररिस्ट को पैसे मिल जाते हैं और वो मजीद जुर्म करते हैं। याद रखें, टेररिस्ट बुराई को उसकी जड़ से खत्म करना चाहिए ना। टेररिस्ट को मार देंगे तो ये जड़ खत्म नहीं हुई। जड़ क्या होती है भाई? टेररिस्ट जो गन खरीद रहे हैं वो पैसे कहां से आ रहा है ये सोचे। अगर वो पैसे ब्लॉक कर दिए जाए ना तो टेररिस्ट जितने मर्जी हो, 10 लाख भी हो, कुछ नहीं कर सकते। 10 लाख टेररिस्ट हैं फर्ज करें, लेकिन उनके पास गन कोई नहीं है, गोली कोई नहीं है, क्या वो कोई दहशतगर्दी कर सकते हैं? उन्हें हाथों पैरों से कौन सी दहशतगर्दी होनी है? लेकिन अगर 100 दहशतगर्द होंगे, उनके पास बम है, उनके पास रॉकेट लॉन्चर है, उनके पास गन है, तो वो हो सकता है कि नुकसान पहुंचाए ज्यादा। इसीलिए कंसेप्ट क्या है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के पीछे? कंसेप्ट क्या है कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इतने सख्त कानून पास किए जाए कि मनी लॉन्ड्रिंग मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो जाए। जब मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होगी, दहशतगर्द को पैसे नहीं मिलेंगे, जब पैसे नहीं मिलेंगे ये दहशतगर्दी भी नहीं कर सकेंगे। ठीक है, कंसेप्ट ये है। इसीलिए याद रखें, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये नेशनल इशू नहीं है, ये क्या है? इंटरनेशनल इशू है, ग्लोबल कंसर्न है। ठीक है, इंटरनेशनल एक इदारा FATF, आपने सुना होगा FATF की ग्रे लिस्ट, पाकिस्तान, हाँ जी, FATF है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इस इदारे का काम यह है पूरी दुनिया में लिस्ट बनाना, कौन कौन से मुल्क ऐसे हैं जिनमें दहशतगर्दी जो अरूज पे है, या वो जो दहशतगर्दी में उस मुल्क के लोग जो है वगैरह वगैरह, उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कंट्रीज में, उनको ग्रीन लिस्ट में डाल दिया जाता है, और जो थोड़े मशकूक हैं वहां, जिनमें एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज बनाए नहीं गए, उनके ऊपर ज्यादा अमल नहीं होता, ज्यादा लॉज नहीं बनाए गए, उनको ग्रे लिस्ट में डाला गया। पाकिस्तान ने फिर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज पास किए, फिर उसके बाद इसको इंप्रूव किया गया इसका स्टेटस। ठीक है, तो FATF।
अब असल में जो IMF और वर्ल्ड बैंक है ये भी खास तौर पे लोन देने से पहले इस चीज को कंफर्म करते हैं कि भाई आप हमें गारंटी दीजिए, हम जो ये पैसे आपको देंगे ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, कंडीशन होती है, वो ये भी कहते हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज पास कीजिए। तो इस कंसेप्ट में उसने क्या बताया हमें कि मनी लॉन्ड्रिंग नेशनल नहीं ग्लोबल कंसर्न है, और इसके रिस्पांस के तौर पे इसको काउंटर करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा इदारा बनाया गया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो कि IMF वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मिलके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉज दूसरे मुल्कों से पास करवाता है, ठीक है जी। ये हो गया अच्छा, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का रोल क्या, जरा नेशनल लेवल पे आ जाए। इंटरनेशनल लेवल पे तो FATF गवर्न कर रहा है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी को। नेशनल लेवल पे कौन देख रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सारे कमर्शियल बैंक्स को यह हिदायत की है क्या, कि अपने हर ब्रांच के हर अकाउंट होल्डर में, हर अकाउंट होल्डर के अकाउंट को मॉनिटर करते रहें। इसको बोलते हैं नो योर कस्टमर, KYC, नो योर कस्टमर। देखें आपका कस्टमर क्या करता है। फर्ज कीजिए अगर वो फॉर एग्जांपल कोई सैलरीड पर्सन है तो उसके अकाउंट में उसकी सैलरी से ज्यादा अमाउंट की ट्रांजैक्शन नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी अकाउंट में ट्रांजैक्शंस लार्ज या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आ रही हैं तो उसको रिपोर्ट करो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को, रेगुलेटरी अथॉरिटीज को। मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से कमर्शियल बैंक, आपको पता नहीं चलता इस बात का, लेकिन आपका जो अगर किसी का बैंक अकाउंट है ना वो कंटिन्यूसली मॉनिटर हो रहा है, उसमें डेली जो ट्रांजैक्शन उनका एनालिसिस किया जाता है, क्या आपके अकाउंट स्टेटस के लिहाज से आपके अकाउंट की एक्टिविटी जो है वो मैच हो रही है कि नहीं, ये ट्रांजैक्शन की मॉनिटरिंग होती है। और अगर कभी आपके अकाउंट में कोई लार्ज या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तो उसको क्या किया जाता है, फिर किसको रिपोर्ट किया जाता है, रेगुलेटर्स को, स्टेट बैंक को। डन जी, ये था हमारा यहां तक का बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। यहां आप नमाज की ब्रेक लेते हैं, उसके बाद यहीं से स्टार्ट करेंगे। छोटा सा सवाल आपके लिए सोचने के लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर हर लार्ज या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, होती है रिपोर्ट, तो फिर ये जो अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन होती थी, याद है आपको वो खबरें आया करती थी, क्या क्या था वो छाबड़ी वाला और पता नहीं कौन कौन से वाला, और इसी तरह ये जो फ्रंट मैन वगैरह, ये ट्रांजैक्शन क्यों होती हैं? सवाल समझे मेरा भाई? मनी लॉन्ड्रिंग अभी तक क्यों हो रही है? अगर ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, लार्ज ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ख्याल में, तो फिर ये मनी लॉन्ड्रिंग क्यों होती है? ये इतने सालों बाद जाके बाद में क्यों पता चलता है कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई? गैस करें। क्योंकि बैंक में नॉर्मली कोई ना कोई बैंक वाला साथ मिला होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी रिपोर्ट करना, वो रिपोर्ट नहीं करता, छुपा लेता है। कहता क्या होगा, ज्यादा से नौकरी जाएगी ना, तो उसे पहले इकट्ठे कर लेता, वैसे 10 नौकरियों के बराबर। इनके साथ फिर कुछ और सख्त सलूक होना चाहिए, इनकी जायदाद जब्त करके उल्टा लटका के फांसी दे देनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी, थोड़ा सा पास करते हैं, नमाज का टाइम है, असर की नमाज के बाद फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं जी। चलिए लेक्चर 97 पार्ट बी को ही कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक से पहले हमने जहां पे लेक्चर छोड़ा था वो था, हमने रोल ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्टडी कर लिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं सम टाइम वो अपने ही अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। सम टाइम उनका कोई ना कोई फ्रंट मैन होता है, जैसे उनका कोई बावर्ची हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है, कोई चौकीदार हो सकता है, ठीक है, उसके अकाउंट में, ताकि वो खुद अनरिलेटेड पार्टी के तौर पे ही कर रहे, उनके ऊपर शक जो है वो ना जाए। तो पैसे किसी और के होते हैं बाजुकात, और अकाउंट किसी और पर्सन का यूज हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे अब डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमने स्टडी करनी है। जब हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, ये सुनिएगा। इससे मुराद बैंक्स तो है ही है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की सबसे बड़ी एग्जांपल्स क्या हैं, बैंक्स, यानी ऐसे इदारे जो लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और लैंडिंग करते हैं। डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं और आगे लैंडिंग करते हैं, यानी जिन लोगों के पास ज्यादा पैसे हैं उनसे पैसे वसूल करते हैं, और जिन लोगों को जरूरत हो उनको इंटरेस्ट पे वो पैसे दे देते हैं। ये डिपॉजिट्स और लैंडिंग करने वाले को बैंक कहते हैं। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल है बैंक। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऐसे इदारों को कहते हैं जो पैसों का लेन देन करते हैं, यानी जिनका काम ही यही होता है पैसे लेना पैसे देना।
इसके अलावा वो किसी चीज की सेल परचेज का काम नहीं कर रहे होते, कोई और ट्रेडिंग वगैरह नॉर्मली नहीं कर रहे होते। पैसों के लेन देन में जो भी बिजनेस इन्वॉल्व होगा उसे हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी वो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे होते, सेल नहीं कर रहे होते, परचेज नहीं कर रहे होते, सिर्फ मनी डीलिंग कर रहे होते हैं। इनमें बैंक्स के अलावा और कौन कौन से इदारे इन्वॉल्व है, यानी टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में और कौन कौन से ऐसे इदारे जो कि लीजिंग सर्विसेज में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कार लीजिंग, जो लीजिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लीज पे गाड़ियां दे दी, लीज पे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, ये सारी इंस्टॉलमेंट्स पे, ये लीजिंग सर्विसेज, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की एग्जांपल है। ऐसे इदारे जो इंश्योरेंस में इन्वॉल्व है, इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में है। जो मनी या वैल्यू ट्रांसफर करते हैं, जैसे जैज कैश, इजी पैसा, वेस्टर्न यूनियन, ये लोग पैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही की एग्जांपल है। फिर जो पेमेंट मेथड जो इशू कर रहे होते हैं, पेमेंट मेथड से मुराद जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मनी, प्लास्टिक मनी, डेबिट क्रेडिट कार्ड, ये एग्जांपल से में रखें। हर वो इदारा जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड भी इशू कर रहा हो, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ बैंक ही डेबिट या क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं, लेकिन सम टाइम हो सकता है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कुछ दूसरे इदारों को भी इजाजत दे दे कि वो डेबिट क्रेडिट कार्ड इशू कर सकते हैं। उस सूरत में वो इदारे भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में शामिल होंगे। फिर जो फाइनेंशियल गारंटीज या कमिटमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे ट्रेड फाइनेंस, कारपोरेट बैंकिंग, अगेन ये भी जो एग्जांपल्स हैं, ये कमर्शियल बैंक्स पाकिस्तान में ये एक्टिविटीज भी कर रहे होते हैं, लेकिन कमर्शियल बैंक के अलावा अगर कोई और इदारा भी फाइनेंशियल गारंटीज में इन्वॉल्व होगा तो वो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही कहलाएगा। फिर ट्रेडिंग या पोर्टफोलियो सर्विसेज, जैसे ब्रोकर्स, जो कि पोर्टफोलियो सर्विसेज मतलब आपके जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक एक्सचेंज में उसको मैनेज करते हैं, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करने वाले, सिक्योरिटी फॉरेक्स डेरिवेटिव्स में डील करने वाले, ये नॉर्मली ब्रोकर ये सारे काम करते हैं। समझाना क्या चाह रहा है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली एक रट्टे वाले डेफिनेशन है, एग्जाम में आपसे वो डेफिनेशन को रिप्रोड्यूस करने को कह सकता है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन नहीं पूछेगा डेफिनेशन की हद तक। जो इसमें कंसेप्ट आपने ध्यान में रखना है वो ये मेन कंसेप्ट ये है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हर उस इदारे को कहते हैं जो डायरेक्टली पैसों के लेन देन में इन्वॉल्व हो, क्योंकि सिर्फ बैंक ही नहीं बल्कि दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जरिए से भी मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक मेजर सोर्स बैंक है, लेकिन बैंक के अलावा वेस्टर्न यूनियन के जरिए से फॉर एग्जांपल एक मुल्क से दूसरे मुल्क में पैसे भिजवाए जा सकते हैं। तो अगर हुकूमत पाकिस्तान के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनकी कंप्लायंस किए बगैर कोई मनी चेंजर पैसे एक मुल्क से दूसरे मुल्क में भिजवा दे तो उसका मतलब है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, ठीक है। पास में कोई एक इदारा था मनी चेंजर का ही, उसके बारे में बड़ा इदारा था, हालांकि उसके बारे में ये खबरें कुछ र्यूमर्स थी गालबन या जो भी था कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, तो वो अल्टीमेटली वो उसको बंद कर दिया गया था उस इदारे में। तो ये जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन क्लियर होगी। मेन कंसेप्ट क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हर वो इदारा शामिल है जो पैसों का लेन देन कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल क्या है, बैंक्स, लेकिन बैंक्स के अलावा भी कुछ दूसरे इदारे हैं, वो कौन कौन से हैं, सारी लिस्ट आपके सामने है। डन। अच्छा, मुझे आप बता सकते हैं कि उसने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन आपको सिखाई क्यों है, सिखाई क्यों? क्योंकि अब जो रिक्वायरमेंट्स अप्लाई करना चाह रहा है ना, वो सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं है, हर वो इदारा जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में फॉल करेगा, हर उस इदारे ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है। कौन सी? मॉनिटरिंग करने वाली, रिपोर्ट करने वाली। क्लियर? अच्छा, डेफिनेशन को सामने रख के मुझे बताइए, क्या है कि कॉलेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? नहीं है। और कोई इंश्योरेंस कंपनी? उसने क्लियर एग्जांपल दिए, ठीक है। जैज कैश आप यूज करते हैं, क्या ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? लेकिन ये टेलीकॉम सर्विस है, हाँ, पैसे भी ट्रांसफर करने वाले करते हैं, तो उसके ऊपर, इनके ऊपर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट्स अप्लाई होगी। अच्छा, बातें एविडेंस की तरफ। हमने चले मनी लॉन्ड्रिंग समझ लिया क्या होती है, मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, हमने ये समझ लिया। अब आगे चलते हैं। ऑफेंस एंड एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमारा क्या था, ऑफेंस एंड एविडेंस ऑफ मनी, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में कौन कौन लोग शामिल होंगे
मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कब समझा जाएगा इन्होंने जुर्म किया, और उनके खिलाफ एविडेंस कैसे इकट्ठा होगा। ये दो चीजें क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में कौन कौन से लोग शामिल होंगे, और फिर ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और एविडेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, सबूत कैसे इकट्ठे होंगे। पहले कौन कौन से लोग शामिल होंगे, कब, पहले अब वो कह रहा है इनमें से जो लोग भी इन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है वो समझा जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। पहला, हर वो पर्सन जो कि किसी क्रिमिनल प्रॉपर्टी को, किसी ऐसी प्रॉपर्टी जो किसी क्राइम से जनरेट की गई है, जैसे पैसे, कैश, हर वो पर्सन जो ऐसे पैसे जो कि क्राइम के जरिए से जनरेट किए गए हैं उन्हें एक्वायर करता है, कन्वर्ट करता है, सिर्फ एक्वायर नहीं, कन्वर्ट करता है, यूज करता है, ट्रांसफर करता है, जो है क्लीन मनी में होल्ड करता है, वो कौन होगा, वो ऑफेंडर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होगा, मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम होगा। मनी लॉन्ड्रिंग में सबसे पहला मुजरिम कौन है, जिसने उन पैसों को एक्वायर किया, कन्वर्ट किया, ट्रांसफर किया या यूज किया, ये सबसे बड़ा पोजेस कर रहा है, वो पोजेस कर रहा है, ये सबसे बड़ा क्रिमिनल मनी लॉन्ड्रिंग का जो है वो मुजरिम है। और हमारी एग्जांपल में ये कौन था भला, क्या वो एसएचओ था, बैंकर था, कौन था ये, एसएचओ, बिल्कुल ठीक है। जैसे सम टाइम पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं ऑफेंडर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, अगर पॉलिटिशियन करप्शन मनी जो है उसको हासिल करते हैं, उसको फिर कन्वर्ट करते हैं, यूज करते हैं, तो वो भी फिर ऑफेंडर ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होंगे। तो पहली एग्जांपल यानी कौन कौन से लोग ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में मुजरिम समझे जाएंगे, पहली एग्जांपल क्या है, हर वो पर्सन जो क्रिमिनल वे से हासिल की गई प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है, यूज करता है, कन्वर्ट या ट्रांसफर करता है उसे क्लीन मनी में। डन, ये पहला पर्सन आ गया जो कि हमारी एग्जांपल में एसएचओ था। दूसरा, हर वो पर्सन जो हाइड करता है, छुपाता है, किस चीज को छुपाता है, नेचर, लोकेशन, ओरिजिन और मूवमेंट या ओनरशिप ऑफ मनी को, उन पैसों को जो कि मनी लॉन्ड्रिंग में यूज हो रहे हैं उनको किसी ना किसी स्टेज पे वो छुपाता है, उनकी लोकेशन को, उनकी नेचर को, किसके पैसे हैं, क्यों ट्रांसफर हो रहे हैं, नेचर क्या है, इसको छुपाता है, जो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। यानी जिसको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे और उसको, भाई जिसके पैसे हैं वो तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम है ही है, एग्री करते हैं। जिसको पता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे हैं लेकिन फिर भी इस चीज को छुपाता है, तो वो कौन होगा, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम होगा। हमारी एग्जांपल में ये कौन है भला, बैंक, शाबाश, या वो ब्रांच मैनेजर, वो है। तो ये दो लोग तो मुजरिम साबित हो गए मनी लॉन्ड्रिंग के जुर्म में। तीसरा पर्सन, होल्ड्स पोजेसेस प्रॉपर्टी फॉर अनदर पर्सन, जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी है उसे किसी दूसरे के बिहाफ पे होल्ड कर रहा है। ऐसे पैसा पर्सन जो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है किसी दूसरे के बिहाफ पे, जैसे ये कौन लोग होते हैं, वो छाबड़ी वाला, पापड़ी वाला, जो कि चपड़ासी, फ्रंटमैन लोग, जो किसी दूसरे के बिहाफ पे, अपने बॉस के बिहाफ पे, उनका अरबों रुपया, अपनी सैलरी उनकी थाउजेंड्स में होगी लेकिन वो बॉस का अरबों रुपया उनके अकाउंट में होता है, ये फ्रंटमैन। क्या इनको भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम समझना चाहिए? बराबर के शरीक है ये। हालांकि फायदे माइनर को बिल्कुल हाँ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में माइनर को माफी है, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा किसी जगह पे माफी नहीं है। उसका तो अकाउंट भी कोई नहीं होना, बाकी उसका कौन सा अकाउंट होना है, माइनर का अकाउंट नहीं होता भाई। माइनर का अकाउंट ओपन नहीं होता जब तक उसका कोई सरपरस्त है वो उसके साथ ना हो, ठीक है, गार्डियन वगैरह, कोई पेरेंट्स ना हो ना, उसके बगैर माइनर का इंडिपेंडेंट अकाउंट ओपन, बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता। नेक्स्ट, फोर्थ और लास्ट एग्जांपल। अच्छा जरा बताइए, हमारी सारी एग्जांपल में एक पर्सन छुपा हुआ है अभी भी जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम है, अकाउंटेंट जो है, जो वकील है, और वो दोस्त है जिसने मशवरा दिया था। हर वो पर्सन जो मदद करेगा मनी लॉन्ड्रिंग में, जो मशवरा भी देगा
क्या मशवरा भी देगा मनी लॉन्ड्रिंग का, मनी लॉन्ड्रिंग में किसी भी किस्म की मदद करेगा, वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का मुजरिम समझा जाएगा। ए पर्सन हु एड्स, पार्टिसिपेट्स और एडवाइजेस इन सच एक्ट्स। ये जो अकाउंटेंट हैं, ये जो लॉयर्स हैं, ये भी, ये जो दोस्त है जिसने मशवरा दिया था कि बैंक के जरिए से मनी लॉन्ड्रिंग करो, ये भी मनी। तो ये 4 तरह के 4 कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम समझे जाएंगे। जरा पढ़ के एक दफा देखिए, ये थोड़ा सा डेफिनेशन याद करने वाली है, इसमें मल्टीपल वर्ड्स उसने यूज किए हैं, जैसे एक्वायर, कन्वर्ट्स, यूजेस, ट्रांसफर, इस तरह हाइड, नेचर, लोकेशन, ओरिजिन, मूवमेंट, ओनरशिप। इसको पढ़ के मुझे बताइए क्या मेन थीम स्टोरी का समझ आ रहा है आपको, कि वो कहना क्या चाह रहा है कि कौन कौन से लोग मुजरिम है। 4 पॉइंट्स है कि 3 है? 3 है, और 4th वाला पॉइंट नीचे है कि जिसने मशवरा दिया, मदद की, वो भी है। बुराई में मदद कर देने वाला भी मुजरिम है। करप्शन इसमें फॉल नहीं करती, याद रखे। करप्शन, अगवा बराए तवान, चोरी, डकैती, ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है। ये वो जुर्म है जो जिनके जरिए से पैसे इकट्ठे होते हैं, ये मनी लॉन्ड्रिंग से पहले वाला जुर्म है। ये ब्लैक मनी हासिल करने के लिए जो भी एक्टिविटीज की जाती हैं, ये वो है। मनी लॉन्ड्रिंग है ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना। ब्लैक मनी हासिल करने के जितने भी सोर्सेज हैं, वो मनी लॉन्ड्रिंग, उसे बोलते हैं प्रेडिकेट ऑफेंस। प्रेडिकेट ऑफेंस वो एक्ट है जिसके जरिए से इलीगल मनी हासिल की जाती है। ये जितने भी जुर्म है, ये प्रेडिकेट ऑफेंसेस है। ऑफेंस जरूर है, लेकिन प्रेडिकेट ऑफेंस किसको कहते हैं? हाँ जी, जो जड़ है, जिसके जरिए से पैसे जनरेट किए जाते हैं, उसके बाद इनको इस ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना, ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग। चलिए, कुछ समझ आ रही है आपको? आगे चलते हैं। चलिए, अब साबित तो हो गया कौन कौन मुजरिम है। अब कौन कौन, अब इनके खिलाफ सबूत कैसे इकट्ठे कर दें? सबूत कैसे? जैसे आपने सुना होगा, वो जो छाबड़ी वाला वो आके कहता है, सर जी मैं तो गरीब आदमी हूं, मुझे तो पता ही नहीं है पैसे किसके हैं, मुझे तो अभी पता चला है कि मेरे अकाउंट में अरबों रुपए हैं। आपको इस स्टोरी पे यकीन है कि छाबड़ी वाले को भी पता चला अरबों रुपए? अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवाया ना, तो आपको अंदाजा होगा, आप अपने अकाउंट से 10 रुपए भी विड्रॉ करें ना, आपको SMS आता है, ठीक है। और कोई पैसे डिपॉजिट होते हैं, विड्रॉ, आपका ख्याल है पैसे डिपॉजिट हुए तो विड्रॉ भी नहीं होते होंगे? ये डिपॉजिट विड्रॉल दोनों चलते हैं। तो बैंक किससे 5 लाख का चेक निकलवा लेना, 5 लाख रुपए, बैंक फोन करके कंफर्म करता है, 3 लाख में फोन करता है कि सर ये आपके अकाउंट से 3 लाख निकल रहा है, बताइए पेमेंट कर दूंगे ना करूं? वेरिफिकेशन करनी होती है, ये रूल है। ये नहीं, असल में ये बाद में मासूम बन जाते हैं कई लोग। अब हो सकता है जेन्युइन इनोसेंट हो, मैं क्लेम नहीं कर रहा, लेकिन अमूमी तौर पे ये लोग साथ मिले, उस वक्त इनको अंदाजा नहीं होता कि इनके साथ वारदात क्या होने वाली है। इन्हें बस यही कहा जाता है कि आपका अकाउंट है खाली पड़ा हुआ, आपको महीने के 50,000 रुपया दे दिए जाएंगे, बस आपके अकाउंट में जो भी होना, आपने कुछ नहीं बोलना। उनको अंदाजा नहीं होता कि गेम क्या होने वाली है उनके साथ। वो समझते हैं कि पता नहीं, शायद मतलब आम सी बात है, अकाउंट ओपन किया हुआ है। वैसे भी जो बेरोजगार हो, जिसको कुछ खाने के पास ना हो, वो तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो कहते हैं ठीक, उन्हें लगता है ये एक हार्मलेस किस्म की एक्टिविटी है, फिर उनके अकाउंट को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूज किया जाता है। अच्छा, अब यहां पे वो ये कह रहा है कि जब आपने एविडेंस इकट्ठा करना है, तो जरा सुनिएगा गौर से। कहता है इंटेंट इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस। इंटेंट क्या होगी? इन्फर की जाएगी सर्कमस्टेंसेस से, यानी कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये हालातों वाकयात का जायजा लेके फिर डिसाइड किया जाएगा। और इसमें कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984, कौन सा ऑर्डिनेंस? कानून शहादत ऑर्डिनेंस अप्लाई होगा 1984। कानून शहादत ऑर्डिनेंस क्या है? यहां पे ये क्यों इसको लिखा गया, इसके लिए एक मिसाल समझे। फर्ज कीजिए कि आपने अपने दोस्त से गाड़ी उधार ली। आपने अपने दोस्त से कहा, भाई मैंने इस्लामाबाद जाना है, जरा मुझे अपनी गाड़ी उधार तो दे दो। उसने कहा मसला ही कोई नहीं, ये लो चाबी, बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, ले जाओ। आप बड़े खुश हुए, गाड़ी चाबी लगाई, स्टार्ट हुई, आप निकल गए। मोटरवे पुलिस ने आपको रोक लिया, गाड़ी की तलाशी दी, गाड़ी की डिक्की में से लाश बरामद हुई। सवाल मेरा सिंपल, आप कहेंगे सर मुझे तो पता ही नहीं है इसका,
हालांकि लाश बरामद आपसे हुई है, आपसे ही हुई है ना। आप गाड़ी चला रहे, गाड़ी में लाश थी, आप गाड़ी चला रहे थे, आप कह रहे हैं कि लाश से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, मुझे तो पता ही नहीं, मैंने तो उस बंदे से गाड़ी ली है। क्या आपके इस एक्सक्यूज को वैलिड माना जाएगा? नहीं। कानून शहादत में एक असूल है, ये असूल याद रखिएगा, चोरी का माल जिससे बरामद हुआ ना वही चोर समझा जाएगा, अनलेस प्रूवन अदरवाइज। यानी अगर तफ्तीश में की और बात साबित होगी तो होगी, वरना चोरी का माल जिससे बरामद हुआ वही चोर समझा जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा वो उम्रा वगैरह के लिए ना फ्री में उम्रा करवाने के लिए भेज देते हैं, तो लोग ये नहीं सोचते कि भैया आजकल फ्री में अपनी औलाद नहीं, मतलब कोई वीआईपी प्रोटोकॉल देते, बाहर का बंदा उम्रा के लिए हमें क्यों भेज रहा है। उधर जाके पकड़े जाते हैं, पता चलता है सामान में चर्च थी, मनशियात थी। आपने किसी तरह के कई शायद देखे होंगे, सुने होंगे। तो मुझे ये बताइए, जिसके सामान से चर्च बरामद हो वो करके मेरा तो इस तरह से ताल्लुक ही कोई नहीं है, मुझे तो किसी दूसरे ने बैग दिया था, मैं बस एज इट ले, क्या वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इस एक्सक्यूज को मानेगी? नहीं मानेगी। क्यों? जिससे चर्च बरामद हुई उसी की समझिए है कानून शहादत। ठीक है, वो इलीगल चीज का किसी की प्रॉपर्टी में मौजूद होना, इस बात का एविडेंस समझा जाएगा कि वो उससे आगाह था। हालात और वाकयात के मुताबिक फैसला होगा, स्टेटमेंट की बेस पे फैसला नहीं होगा। हालात और वाकयात का ये बता रहे हैं कि गाड़ी चलाने वाले की गाड़ी में लाश है, तो ये उसको पता होगा और हो सकता है वो उसको कहीं ठिकाने लगाने के लिए जा रहा हो। ये है कानून शहादत। तो कह रहा है जब हमने एविडेंस इकट्ठा करना है तो उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये स्टेटमेंट देंगे, सर मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो गरीब आदमी हूं, मेरा अरबों से क्या ताल्लुक। तो फिर क्या मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे जिसके अकाउंट से बरामद हुए, कानून शहादत क्या कहता है, क्या समझा जाएगा? वो इसके पैसे हैं, वो उसमें इन्वॉल्व है, उसको माफी नहीं मिलेगी इस बात की वजह। हाँ, तफ्तीश में अगर डिटेल कुछ और साबित हुआ तो वो अलग बात है। तो ये है कि अब समझ आया, जरा फिर से पढ़ते हैं। इंटेंट इज इन्फर्ड फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस, स्टेटमेंट से कि कोई बंदा मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है कि नहीं, उसका इरादा था कि नहीं था, ये उसकी स्टेटमेंट से नहीं अंदाजा लगाया जाएगा, किससे? हालातों वाकयात से अंदाजा लगाया जाएगा, और उसमें कानून शहादत के रूल अप्लाई किए जाएंगे। कानून शहादत के रूल क्या कहते हैं कि जिससे जो चीज बरामद हुई उसी की समझी जानी है, वही उसका जिम्मेदार होगा। ठीक है, और आखिरी कंसेप्ट जो उसने हमें बताया इसमें वो ये, प्रेडिकेट कन्विक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है पूरे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में, मुझे सबसे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ये लगा, प्रेडिकेट कन्विक्शन नॉट रिक्वायर्ड। प्रेडिकेट ऑफेंस समझ आ गया क्या है? प्रेडिकेट ऑफेंस क्या है? किसी ने अगवा बराए तावान के पैसे लिए, यह है प्रेडिकेट ऑफेंस, और फिर उन पैसों को ऐसे शो करवाया जैसे वो पुरानी गाड़ियों की खरीदो फरोख्त के बिजनेस से उसे फायदा हुआ है। ये क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग। मनी अगवा बराए तावान प्रेडिकेट ऑफेंस, फिर उन पैसों को ऐसे शो करवाया जैसे कि वो बिजनेस में फायदा हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, बाजू का जो प्राइस बॉन्ड है ना, वो IMF कल पर आके बंद करें इसको। प्राइस बॉन्ड में क्या होता है भला? मेरे पास रिश्वत के 10 करोड़ पड़े हुए हैं, ठीक है, लेकिन मुझे कोई तरीका नहीं मिल रहा मनी लॉन्ड्रिंग का। आपने देखा कभी प्राइस बॉन्ड अगर निकलता ना किसी का, तो स्टेट बैंक के पास जाए ना कैश करवाने के लिए 10% कटौती करता है, कुछ पैसे कटौती करता है वो। लेकिन जो बाहर मनी चेंजर वाले बैठे होते हैं ना, वो कटौती नहीं करते। वो कहते हैं सर जितने का बॉन्ड है ना, हमें पैसे दीजिए, उतने पैसे लीजिए आप। क्यों? ऐसा क्यों है? हालांकि गवर्नमेंट ने पैसे देने, अल्टीमेट पैसे तो गवर्नमेंट ने देने, गवर्नमेंट ने पैसे कम देने हैं, इसलिए कि वो फिर ये जो मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले लोग होते हैं, स्मगलर्स हैं फॉर एग्जांपल, जो मुजरिम है, उनको वो प्राइस बॉन्ड बेचते हैं कि सर ये प्राइस बॉन्ड हमसे लीजिए, ये निकला हुआ प्राइस बॉन्ड। निकला वैसे मुराद समझते हैं ना क्या है? इसमें इनाम निकला हुआ है, नंबर लगा हुआ है, इसका 1 करोड़ का है, आप हमसे 1 करोड़ पे 1 करोड़ 5 लाख में ये ले लीजिए, और फिर उसके बाद शो करवाइएगा कि ये आपका इनाम निकला और 1 करोड़ रुपए उसके है। ठीक है, आप स्टेट बैंक में जमा कराएंगे, स्टेट बैंक पाकिस्तान आपके अकाउंट में 1 करोड़ डाल, तो वही 1 करोड़ जो आपने ब्लैक मनी हासिल किया था वो हमें दीजिए, हम आपको प्राइस बॉन्ड देंगे, आप स्टेट बैंक में जमा करवा दें, सरकारी अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे तो वाइट मनी हो गई। इसलिए प्राइस बॉन्ड को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर रहे हैं, ये इस पर्पज के लिए भी यूज होता था। ठीक, अभी खत्म कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, वही ना समझ गए कि क्यों अभी भी कर रहे हैं? हाँ बाबा, समझ आया क्यों चल रहा है बाबा, बस नहीं कोई एग्जांपल नहीं है इसकी। तो प्रेडिकेट यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है? यहाँ पे वो ये कहना चाह रहा है, अगर आप कोई जुर्म करके मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं
तो मनी लॉन्ड्रिंग का जुर्म साबित करने के लिए जरूरी नहीं प्रेडिकेट ऑफेंस भी साबित हो। ऐसा नहीं है जैसे फर्ज कीजिए उसके ऊपर अगवा बराए तावान का केस चला, उसमें ना काफी शहादत थी, उसको उधर से बरी कर दिया गया, तो मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ऑटोमेटिकली बरी हो जाए। नहीं, प्रेडिकेट ऑफेंस अलग ऑफेंस है, मनी लॉन्ड्रिंग अलग ऑफेंस है, दोनों अलग अलग जुर्म है। एक जुर्म का साबित ना होना इसका यह मतलब नहीं है कि ऑटोमेटिकली दूसरे जुर्म से भी उसको क्लीन चिट मिल गई, नहीं। तो मनी लॉन्ड्रिंग का ऑफेंस प्रूफ करने के लिए लाजमी नहीं है कि प्रेडिकेट ऑफेंस भी अप्रूव किया जाए। हो सकता है प्रेडिकेट ऑफेंस में उसे कन्विक्शन ना हुई हो, प्रेडिकेट ऑफेंस में उसे सजा ना हुई हो, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में उसे सजा हो जाए। क्या यह पॉसिबल हो सकता है? हो सकता है। लीगल पॉइंट समझ रहे हैं क्या? यह है हमारा ऑफेंस। ऑफेंस में हमने क्या स्टडी किया कि कौन कौन से पर्सन कब कब ऑफेंडर समझे जाएंगे, और फिर किसी को ऑफेंस साबित करने के लिए एविडेंस कलेक्ट करने का असूल क्या है, वो हमने कहा इंटेंट नहीं देखनी, हमने कानून शहादत देखना है। और लास्ट में उसने क्या असूल सिखाया हमें, प्रेडिकेट ऑफेंस में कन्विक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। अब चलिए साबित भी हो गया कि वो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, डन, साबित हो गया। आगे चले, अब क्या है, अब सजा। सजा क्या मिलेगी यह डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल था जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की, यानी नेचुरल पर्सन था, या कि लीगल पर्सन यानी कोई कंपनी थी जैसे बैंक। इसकी एग्जांपल आपने रखनी है ब्रांच मैनेजर या वकील या अकाउंटेंट या पापड़ी वाला या वो सियासतदान या एसएचओ खुद, चपड़ासी, जो इंडिविजुअल्स है। और इसकी एग्जांपल क्या है, बैंक। अगर बैंक उसमें इन्वॉल्व है, अगर बड़े लेवल की मनी लॉन्ड्रिंग है, बैंक की हायर मैनेजमेंट इन्वॉल्व है, तो उसका मतलब समझा जाएगा पूरा बैंक इन्वॉल्व है। अगर एक आधा ब्रांच मैनेजर इन्वॉल्व है तो सिर्फ यही पेनल्टी मिलेगी। अगर डायरेक्टर लेवल के लोग इन्वॉल्व हैं तो फिर इंडिविजुअल के साथ साथ कंपनीज को भी पेनल्टी होगी। इंडिविजुअल को क्या पेनल्टी होगी? पहली एक जो बहुत ही अच्छी बात है वो क्या, उनका जो भी प्रॉपर्टी है ना मनी लॉन्ड्रिंग से हासिल की गई है उसे गवर्नमेंट फॉरफिट कर लेगी। फॉरफीचर का मतलब है गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। मनी लॉन्ड्रिंग वाली प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास। या अगर उसने उस प्रॉपर्टी को बेच के पैसे इकट्ठे किया है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर पैसे लिए जाएंगे उससे। फिर सजा मिलेगी, कितने की? 10 साल तक की सजा मिल सकती है मनी लॉन्ड्रिंग में। कितने साल तक की? कत्ल के केस में कितने साल तक की सजा मिल सकती है? उम्र कैद 14 साल तक की होती है ना, यहाँ फांसी। तो कह रहा है 10 साल तक मैक्सिमम सजा हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी सजा होगी मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम को? 1 साल। मैक्सिमम 10 साल, कम से कम 1 साल। जुर्माना कितना हो सकता है? अप टू 25 मिलियन, अप टू 25 मिलियन। इंप्रिजनमेंट कैद कितनी हो सकती है? 10 साल। 10 साल तक, सॉरी 10 साल तक, जो कि 1 साल से कम नहीं होगी, यानी कम से कम 1, ज्यादा से ज्यादा 10। जुर्माना कितना हो सकता है? अप टू 25 मिलियन। और जो प्रॉपर्टी थी मनी लॉन्ड्रिंग वाली उसको क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेगी। अगर कंपनी का केस है तो फिर क्या होगा? अगर कंपनी, बैंक इन्वॉल्व है कोई, तो फिर क्या? कंपनी को सिर्फ फाइन होगा, इंप्रिजनमेंट नहीं होगी। क्या होगा? सिर्फ फाइन। कितना फाइन होगा? अप टू 100 मिलियन। लेकिन अगर मनी लॉन्ड्रिंग में कंपनी का कोई डायरेक्टर या ऑफिसर इन्वॉल्व है, इसको वही सजा मिलेगी जो कि इंडिया, यानी कौन सी वाली? सिर्फ एक सवाल का जवाब बता दें। एग्जाम में वो कहता है कि एक कंपनी का डायरेक्टर एक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है और कंपनी के सिस्टम को भी यूज किया गया है, कंपनी को पेनल्टी होगी 100 मिलियन। क्या उसके डायरेक्टर को सजा मिलेगी जो मनी लॉन्ड्रिंग? सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या एग्जाम में ये लिखेंगे कि सेम पेनल्टी होगी जो इंडिविजुअल्स को मिलती है, या कि उसको रिप्रोड्यूस करना है? शुक्र है कुछ लोग एज इट इज कहते हैं सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, जैसा आपने लिखा हमें छाप दिया, एग्जैक्ट छाप दिया हमने। एग्जैक्ट यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं छापना, यहाँ पे सेम नहीं लिखना। क्या लिखना बल्कि 1 2 डन जी। कुछ समझ आए? ये था हमारा मनी लॉन्ड्रिंग। अब ऐसा करते हैं, जरा 5-6 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। मीनवाइल नहीं, आपके लिए कोई मनोरंजन नहीं है? कोई मनोरंजन आ रहा है? अब अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंचे जी, अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंच, अभी आने वाला थोड़ी देर में, ठीक है। 5-6 मिनट रीडिंग कर लें। हिम्मत रखें, हिम्मत। अभी बेहोश नहीं होना।
ठीक है, हिम्मत रखे 5 मिनट आप इसको रीड कर ले ताकि पता चल जाए सारे कंसेप्ट वही है जो हमने पढ़े हैं। ये तो नहीं है लिखा कुछ और है पढ़ा कुछ और दिया हो, कभी कभी ऐसे हो जाता है। नहीं हो जाता है, आप पढ़े इसको। 5 मिनट के बाद दोबारा यहीं से स्टार्ट करते हैं आखिरी पार्ट सी। जी पास कीजिए।